पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे भौगोलिक चिंतन पे और रोमन साम्राज्य की भूगोलवेत्ताओं पे बात हो गई थी, प्राचीन रोमन भूगोलवेत्ताओं पे। और आज हमें बात करना है प्राचीन अरब भूगोलवेत्ताओं पे। देखिए, अंधेर युग यानी डार्क एज के बारे में भी बात हो गई थी हमारी, और मैंने आपको बताया था कि डार्क एज रियल में था क्या। डार्क एज का अर्थ ये होगा कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसाई धर्म का प्रभुत्व हुआ और ईसाई धर्म में बाइबिल चलता था। तो जो रोम साम्राज्य में भूगोलवेत्ताओं की जो वैज्ञानिक विधि थी, वैज्ञानिकता पर भूगोल में जो वैज्ञानिकता थी उस पर बाइबिल जो है अध्यात्म हावी हो गया। ठीक है, तो वैज्ञानिकता का अंत होना और भूगोल में जो विकास हो रहा था, क्रमिक विकास हो रहा था, उसका बाधित होना ही डार्क एज के रूप में जाना जाता है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं प्राचीन अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या रहा है। अब रोम साम्राज्य का जब पतन हुआ तो फिर उसके बाद में मध्यकाल में अरब साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ, और फिर कुछ अरब भूगोलवेत्ता थे जो बहुत महत्वपूर्ण रहे, उन्होंने भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया। इस क्रम में सबसे पहला नाम अल मसूदी का आता है। क्या नाम है? अल मसूदी। ये भूगोलवेत्ता के साथ साथ इतिहासकार भी थे और विश्व यात्री भी कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, और एक लेखक भी थे। इतनी सारी विशेषताएं इनके पास थी। भूगोलवेत्ता भी थे, इतिहासकार भी, यात्री और लेखक भी रहे हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे किताब मूरज अल ढहाब, किताब मूरज अल ढहाब। ठीक है, किताबों का नाम थोड़ा सा जटिल है लेकिन ध्यान में रखिएगा। दूसरी किताब थी किताब अल तनभावल, किताब अल तनभावल इसराफ। ठीक है, एक किताब जो एग्जाम में आई हुई थी, किताब अत औसत, किताब अत औसत, ये महत्वपूर्ण है। और भी इनकी किताबें हैं लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण किताबों का नाम है जो मैंने आपको बताया। एक थी किताब अकबर अल जमान, किताब अल अकबर जमान करके, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये चार किताबें जो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं इनकी, और एग्जाम में इनमें से आने की पूरी संभावना रहती है कि कौन सी किताब इन्होंने लिखी थी। किताबों का नाम थोड़ा सा जटिल है इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ईसाई धर्म के जो ये पहले भूगोलवेत्ता थे अरब के, क्योंकि इनसे पहले ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था और ईसाई धर्म का प्रभुत्व हुआ था वहाँ पे। तो इन्होंने जो बाइबिल की गलतफहमियाँ, तो जैसा पृथ्वी को उन्होंने क्या बताया था, बाइबिल ने बताया तस्तरी नुमा, पृथ्वी तस्तरी नुमा है। तो इन्होंने इस अवधारणा का काट किया और लोगों के बीच में ये बात बताई कि तस्तरी नुमा नहीं बल्कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। ठीक है, पृथ्वी तस्तरी नहीं बल्कि गोलाकार है। क्योंकि इससे इनके जस्ट पहले ईसाई धर्म ने ये बात लोगों से मनवाई थी कि पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि तस्तरी नुमा है। फिर अल मसूदी आए और इन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी तस्तरी नुमा नहीं बल्कि क्या है, गोलाकार है। ठीक है, और गोलाकार होने के कारण ही समुद्री तल भी गोला दिखाई देता है। ये इसी बात से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जब ये समुद्र के किनारे खड़े हुए तो देखे कि समुद्र का जो तल है वो गोलाकार दिखाई दे रहा है, तभी इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो भौतिक भूगोल के विकास में था। इन्होंने सबसे बड़ा योगदान भौतिक भूगोल के विकास में दिया, और इन्होंने बताया कि जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण अपर्दन के कारण हुआ है, अपर्दन चक्र के परिणाम स्वरूप स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। अर्थात स्थलाकृतियाँ क्या हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्थलाकृति के संदर्भ में बताया कि ये युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये स्थलाकृतियों के निर्माण के संदर्भ में बताया, और उनका कारण जो बताया वो अपर्दन था। ठीक है, अपर्दन के परिणाम स्वरूप स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो कि 3 अवस्थाओं से होकर के स्थलाकृतियाँ गुजरती हैं। इनके बाद फिर नाम आता है अल बरूनी का, 973 से 1039 ईस्वी। अल बरूनी 1048 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आप ध्यान में रखिएगा इनका।
अलबरूनी का युग 11वीं शताब्दी को पूरा इनका युग माना जाता है कि इन्हीं का युग रहा है उस समय। और ये एक उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, एक महान यात्री भी थे। मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बताया कि इन लोगों के साथ यात्री शब्द जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यात्राओं के माध्यम से ही भूगोल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिन्हें कहते हैं अन्वेषण या सर्वेक्षण। ठीक है, इनकी पुस्तकें बहुत सारी हैं, जैसे किताब अल हिंद, इनकी पुस्तकों का नाम ध्यान में रखिएगा, किताब अल हिंद। ठीक है, एक काम इन्होंने और किया था, पतंजलि का संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद कराया था। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्या किए थे? पतंजलि का संस्कृत से अरबी में अनुवाद इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, इनकी किताब और थी एक अल कानून अल मसूदी, अल कानून अल मसूदी, तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद, किताब अल जामाकीर, किताब अल जामाकीर, किताब अल सैना, किताब अल सैना। ये सारी इनकी किताबें हैं जो परीक्षा में आ चुकी हैं। इसमें से 2-3 किताबें पिछले साल प्रश्न पत्रों में आप देखेंगे तो आई हुई हैं, तो 1-2 जो बची हैं वो भी आने की संभावना या फिर रिपीटेड भी हो जाती हैं। ठीक है, ये भारत में कब आए थे? महमूद गजनबी के काल में ये भारत आए थे। ठीक है, और किताब अल हिंद इन्होंने उसी समय लिखा था। तो कभी कभी पूछ सकता है कि ये भारत में कब आए थे? तो महमूद गजनबी के समय आए थे, गजनबी के समय। ठीक है, या पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना या किताब या ग्रंथ महमूद गजनबी के समय लिखी गई थी? तो भूगोल के प्रश्न में अगर इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप ध्यान, वैसे महमूद गजनबी के समय तो बहुत सी किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन अगर भूगोल के प्रश्न पत्र में पूछा जा रहा है आपसे तो इसका अर्थ यह हुआ कि भौगोलिक संदर्भ में कौन सी किताब लिखी गई थी। तो ध्यान दें, किताब अल हिंद लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने सामान्य परिस्थितियों में स्थलाकृतियों के निर्माण का वर्णन किया है, जैसे हिमालय के दक्षिण में यानी हिमालय के तराई क्षेत्रों में इन्होंने देखा बड़े बड़े बोल्डर पत्थर, जो कि उसका इन्होंने व्याख्या क्या किया, उन्होंने कहा कि ये पत्थर नदियों द्वारा लाए गए हैं, ये जलोढ़ हैं। जलोढ़ का अर्थ होगा कि नदियों में ये बह करके आए हैं, कहाँ से? हिमालय से, और तराई क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं। ये जब बह के आ रहे थे तो उस समय एक दूसरे से टकरा करके ये घिस घिस करके गोल हो गए हैं। तो आप देखेंगे हिमालय के तराई क्षेत्रों में बहुत सारे गोल गोल पत्थर मिलते हैं। ठीक है, तो उनका एक निक्षेप जमा होता है, तो उन निक्षेपों की व्याख्या इन्होंने इस तरीके से की कि ये सब जलोढ़ हैं, जलोढ़ निक्षेप हैं और नदियों द्वारा लाए गए हैं, जो कि आपस में टकरा करके गोल गोल हो गए हैं। ठीक है, खगोल विज्ञान में अलबरूनी ने पृथ्वी के अक्ष पर इसके घूर्णन को माना है। पृथ्वी पर, यह बात इससे पहले किसी ने नहीं कही थी, लेकिन इन्होंने ये बात कही कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के परितः घूर्णनशील है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन इन्होंने माना किस पे? उसके अक्ष के परितः, यानी वो जो एक्सिस है उसके परितः ये उसके चौतरफा पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ये बात इन्होंने कही। उस समय भी इनके काल में इस बात पर विवाद था, ठीक ठाक बड़ा विवाद था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है या फिर सूर्य। अभी तक ये डिबेट है, यह भी निश्चित नहीं हो पाया था कि कौन इसके सेंटर में है, क्योंकि दूरबीन का आविष्कार तो उस समय हुआ नहीं था। दूरबीन का आविष्कार तो लेटेस्ट है। तो जब दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था तो फिर सूर्य को ही पृथ्वी से देखा जाए तो लगता है कि सूर्य ही घूम रहा है। तो इसका अर्थ ये होगा कि इन्होंने माना कि पृथ्वी केंद्र में है सौरमंडल के और सूर्य उसके परितः क्या कर रहा है? घूर्णन कर रही है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी कानून अल मसूदी। ध्यान में रहे, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, कानून अल मसूदी। ठीक है, ये भी एक इनकी पुस्तक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में इन्होंने व्याख्या की है। इस किताब में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर बात कर लेते हैं अल इदरीसी और इब्न बतूता। तो बात कर लेते हैं अल इदरीसी, जो कि अरब भूगोलवेत्ता रहे हैं 1099 से 1180। क्या नाम है? अल इदरीसी। ठीक है, 1099 से 1180 इनका समय रहा है। 1154 में इन्होंने अपनी एक विख्यात पुस्तक लिखी, जो विश्व का भ्रमण करना चाहते हैं उसके लिए आनंद। नाम बड़ा लंबा है। ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें विश्व का वर्णन इन्होंने किया था। भूगोल के क्षेत्र में इनका जो सबसे बड़ा योगदान है
वो क्या है, विश्व का मानचित्र इन्होंने तैयार किया। क्या बनाया, विश्व का मानचित्र इनके द्वारा बनाया गया। ये इनका भूगोल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है और इसमें बहुत सारे भौगोलिक स्थानों को या उनके फैक्ट्स जो थे, तथ्य थे भूगोल से संबंधित, बहुत ही बारीकी से और सावधानी पूर्वक उस मैप में इन्होंने दर्शाया। ठीक है, इनके बाद एक नाम आता है इब्न बतूता, 1304 से 1368। इब्न बतूता 1304 से 1368 तक ये इनका कार्यकाल रहा है। कार्यकाल का मतलब होगा जीवन काल, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी कभी इनका नाम पूछ लेता है। इब्न बतूता जो है ये इनके वंश का नाम है, वंशज नाम है। इनका जो रियल नाम था, असली नाम अब्दुल्ला मोहम्मद था, अब्दुल्ला मोहम्मद इनका नाम था। और ये जो है इब्न बतूता, ये वंशज नाम है, वंशज नाम। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम में, चूँकि आप भौगोलिक चिंतन पढ़ रहे हैं तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे जो प्रश्न पूछता है वो इनके जीवन परिचय से संबंधित पूछ लेता है। ठीक है, इन्होंने यात्राएं खूब की और यात्राओं के मामले में 75,000 मील की दूरी इन्होंने 28 वर्षों में तय की थी, जो कि उस समय में विश्व रिकॉर्ड था। तो कभी पूछ ले अगर प्रश्न कि सबसे ज़्यादा यात्राएं किस विद्वान ने की है, तो इब्न बतूता ने किया है। लगभग 75,000 मील की दूरी इन्होंने तय किया था। ठीक है, तो ये तो बात थी कुछ अरब भूगोलवेत्ताओं की। ठीक है, जो प्राचीन काल तक। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्री मॉडर्न पीरियड में। प्री मॉडर्न में आएंगे जैसे वरेनियस हैं। वरेनियस 1622 से 1650 का समय रहा है इनका। वरेनियस 1622 से 1650। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। देखिए भूगोल में अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके सामने फैक्ट्स आने लगे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आधुनिक, अब 1600 ईस्वी की बात हो रही है, तो इसका अर्थ हो गया कि अब आप प्री मॉडर्न में हैं, यानी आधुनिक से जस्ट पहले वाली स्थिति है ये। ठीक है, इनकी सब प्रसिद्ध पुस्तक थी सामान्य भूगोल सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है सामान्य भूगोल। इनकी आप मान सकते हैं कि एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये 1650 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। वरेनियस ने 2 काम ऐसे किए हैं भूगोल के विषय में जो कि काफ़ी सराहनीय भी है। पहला कार्य तो इनका था कि जो मानचित्र है और खगोल है, इन दोनों को एक साथ लाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया इन्होंने। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो सामान्य तथा विशेष वर्गों में भूगोल को बांटना। सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल, यानी 2 वर्गों में भूगोल को विभाजित करने का कार्य इन्होंने किया। पूरी तरीके से विभाजित नहीं किए, लेकिन नींव तो इन्होंने डाल दी। ठीक है, तो इन्होंने भूगोल में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का नींव डाला। क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की नींव डाली। ठीक है, ये इनका भूगोल के विषय में एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। और आप कह भी सकते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में एक शब्द आप पढ़ेंगे, द्वैतवाद। क्या? द्वैतवाद। इसका जन्म इन्होंने ही दिया था। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में द्वैतवाद को जन्म दिया किसने? वरेनियस ने दिया था। और इन्होंने अपने सामान्य भूगोल के, जो सामान्य भूगोल की इनकी पुस्तक थी, इसके 2 भागों में इसको बांटा, एक विश्व भूगोल और एक विशेष भूगोल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके 2 पार्ट हुए, एक विश्व भूगोल इसका नाम पड़ा, इसमें वैश्विक जानकारी थी, और एक का नाम पड़ा विशेष भूगोल। ठीक है, इस विश्व भूगोल को ही सामान्य भूगोल भी कहा जाता है। तो सामान्य भूगोल का जो मेन ब्रांच था वो यही था। दूसरा ब्रांच इसका इन्होंने विशेष भूगोल नाम से पब्लिश किया, जो कि काफ़ी चर्चित रहा है। एक सिद्धांत जो पहले से फेमस था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, तो वरेनियस ने सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड की विचारधारा को समर्थन दिया। किसको? सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड, मतलब सूर्य केंद्र में है, ना कि पृथ्वी। विचार को समर्थन दिया। ठीक है, समर्थन इसलिए दिया क्योंकि कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इन सब से काफ़ी ताल्लुक़ रखते थे ये। उनके विचारों पे और उनके रिसर्च पे सहमति इनकी रहती थी, समर्थन करते थे। इसलिए इन्होंने सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड की बात को समर्थन किया कि नहीं, केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। ठीक है,
अब वरेनियस का जो सामान्य भूगोल था, एक बार प्रश्न पूछा था कि वरेनियस द्वारा लिखित सामान्य भूगोल की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो न्यूटन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ध्यान रहे, ये जो सामान्य भूगोल है इसका अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेशन न्यूटन ने कराया था। ठीक है, न्यूटन द्वारा इसका अनुवाद कराया गया था, इसलिए ताकि अंग्रेजी में हो जाएगा तो वैश्विक स्तर पर इस पुस्तक को, इस जानकारी को लोग ग्रहण करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी कि भूगोल में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनकी जानकारी लगभग सब तक पहुँचे, देश दुनिया में विश्व के हर कोने तक ये जानकारी पहुँचे। तो इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाया, जिससे कि यूरोपीय कंट्रीज़ में लगभग सब जगहों पर ये बात सब तक पहुँचे, इनकी पुस्तक में जो विशेषताएँ रही हैं। ठीक है, इनके बाद में एक भूगोलवेत्ता है इमैनुअल कांट, 1724 से 1804। इमैनुअल कांट 1804 ईस्वी। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाले भूगोलवेत्ता यही हैं, इमैनुअल कांट और हम्बोल्ट। बहुत ज़्यादा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जर्मन भूगोलवेत्ताओं में आप कह सकते हैं कि अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे, जर्मन से संबंध रखते थे। सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भूगोल तथा खगोल विज्ञान के जो तत्कालीन ज्ञान था उस समय, ईसाई धर्म वाला, ठीक है, ईसाई धर्म के अंधविश्वासों पर इन्होंने क्या किया था, प्रहार किया। बाइबिल जो कहता था भूगोल में वही लिखा जाता था, वही सत्य था। तो इन्होंने झूठ की बातें, अंधविश्वास की बातों को काटा और कहा कि भूगोल ये नहीं है जो बाइबिल बता रहा है, बल्कि भूगोल वो है जो विद्वानों ने बताया है या जो आगे विद्वान बता रहे हैं। ठीक है, इस बात को इन्होंने प्रमुखता से रखा और ईसाई धर्म के जो अंधविश्वास रहे हैं उनसे ज्योग्राफी को बचाया। उस समय भौगोलिक विकास को इन्होंने बचाया। भौगोलिक जो पुस्तकें रही हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, जनरल नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ हेवन, एंड थियरी ऑफ हेवन। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, खगोल विज्ञान पर ये आधारित पुस्तक रही है इनकी। अगर इनकी रुचि की, इंटरेस्ट की बात की जाए तो इनकी इंटरेस्ट जो थी वो ज्योग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी में थी, भौतिक भूगोल में थी, और ये प्राकृतिक परिस्थितियों का ठीक ठाक वर्णन करते हैं। इनका विश्वास था कि विकास और कल्याण के लिए भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी अगर आपके पास भौगोलिक जानकारी है, किसी भी देश या समाज के पास भौगोलिक जानकारी ठीक ठाक है, तो डेवलपमेंट में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ठीक है, इनके 1757 में एक पुस्तक और प्रकाशित हुई थी, अनकुंग डिंगुंग। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ध्यान रखिएगा, अनकुंग डिंगुंग। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नाम इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है ये नाम। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो वर्णन किया था वो भौगोलिक अध्ययन के, कि भूगोल का जो अध्ययन है वो कितनी शाखाओं में किया जा सकता है, उसकी विधियों का वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि गणितीय भूगोल, एक तो इनके विधि या ब्रांच आप या शाखा कह सकते हैं भूगोल की, गणितीय भूगोल, इसमें पृथ्वी के आकार, उसकी आकृति, पृथ्वी की गतियाँ, इन सब पे इन्होंने बात किया था। एक नैतिक भूगोल, मानव के रीति रिवाजों पे बात करता है। नैतिक भूगोल रहन सहन, रीति रिवाज, चरित्र, सभ्यता, इन सब पे बात करता है। राजनीतिक भूगोल उस समय राजनीतिक जो इकाइयाँ रही हैं उन पे बात करता है, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक भूगोल में। इसके बाद में वाणिज्यिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल में व्यापार संबंधी बातें कही इन्होंने, उत्पादन, व्यापार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, इन सब पे बात हुई। और फिर धर्मशास्त्रीय, इसमें विभिन्न वातावरण में धर्म सिद्धांतों में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, धर्मशास्त्रीय भूगोल की बात की। ये 5 पुस्तकें या 5 शाखाएं आप कह सकते हैं जो भूगोल की रही हैं, जिसके तहत अलग अलग विशेषताएं हैं और उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनके बारे में हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे अभी यही जानिए कि इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, हम्बोल्ट को।
क्या कहते हैं, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था कॉस्मोस। एग्जाम में अनगिनत बार ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। अनगिनत का मतलब होगा कि आप गणना नहीं कर सकते हैं, लगभग हर परीक्षा में इनकी पुस्तक का नाम आ जाता है। जितनी बार आप यूजीसी नेट का हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, किसी भी वर्ष की परीक्षा में ये पुस्तक शायद ही मिसिंग हो। यहाँ तक मुझे लगता है कि हर बार ये पुस्तक पूछी गई है किसकी लिखी हुई है। तो कॉस्मोस हम्बोल्ट की लिखी हुई पुस्तक है। हम्बोल्ट ने कुछ संकल्पनाएं दी थी ज्योग्राफी से संबंधित, ठीक है। उन संकल्पनाओं पे भी हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के तल की मानवीय निवास के रूप में एक संकल्पना थी इनकी। ऐसे 7 संकल्पनाएं इन्होंने दी थी, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम कॉस्मोस है, ठीक है। इनके बाद एक नाम आता है कार्ल रिटर का, कार्ल रिटर, ठीक है। कार्ल रिटर महत्वपूर्ण नाम इसलिए हो जाता है क्योंकि आधुनिक भूगोलवेत्ताओं में ये शामिल हो जाते हैं, या मध्य या कह सकते हैं आप पूर्व आधुनिक काल में। और यही सब रहे हैं जो भूगोल के क्षेत्र में एक बड़ा विकास नज़र आता है, ठीक है। हम्बोल्ट तो एक ऐसा यात्री रहे हैं जिनके बारे में आपसे बहुत सारी बातें करनी है हमको अलग से सेपरेट, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ विशेष बातें नहीं बताई हैं। अभी आप इतना जानिए कि एग्जाम में जो सीधा प्रश्न आते हैं वो, ठीक है। बाकी हम्बोल्ट, रिटर, चर्चिल, इन सब के बारे में हम और भी डिटेल में बातें करेंगे। तो जर्मनी का विख्यात भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर हैं। ये हम्बोल्ट से थोड़ा सा छोटे थे, लगभग 10 वर्ष, ठीक है। इनकी एक पुस्तक था अर्धकुंडे, अर्धकुंडे, ठीक है। ये रिटर की पुस्तक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में एक कॉस्मोस, अर्धकुंडे, ये सब लगातार आने वाली किताबें हैं। बर्लिन में 1820 में बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल का पहला प्रोफेसर किसे नियुक्त किया गया, रिटर को, ठीक है। पहला प्रोफेसर बर्लिन में, बर्लिन विश्वविद्यालय में ये बने। इनकी कुछ मान्यताएं थी, कुछ दर्शन कह सकते हैं आप, या जीवन का इनके कुछ अनुभव। जैसे अनेकता में एकता भूगोल का मूल दर्शन है। यानी भूगोल क्या सिखाता है आपको, अनेकता में एकता है, बहुत सारी विविधताएं हैं, उसके बाद भी आप एक जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। इनका ईश्वर में आस्था भी थी। क्षेत्रीय भूगोल के ये समर्थक रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि क्षेत्रीय संबंधों पर ज़्यादा बात किया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भूगोल में इनकी प्रगाढ़ता रही है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्रेडरिक रेटजल की, रेटजल, ठीक है। ये 1844 से 1904 आधुनिक काल में आ जाते हैं। 1844 से 1904 इनका समय रहा है। जर्मनी के थे, जन्म 1844 में हुआ, और जर्मनी के एक कट्टर समर्थक भी थे। आपको पता है इतने ज़्यादा समर्थक थे, देश प्रेम में इतने डूबे थे कि एक भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ एक दार्शनिक थे। उसके बाद भी ये जर्मन सेना में भर्ती हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के लिए। तो कट्टर समर्थक भी थे जर्मनी के। इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, महत्वपूर्ण पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। इतिहास पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का वर्णन करते हैं इस पुस्तक में। किसका, इतिहास पर भौगोलिक वातावरण के प्रभावों की व्याख्या किया है इन्होंने। इतिहास पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इनका प्रकाशन कब हो रहा है, इसका एक पहला खंड जो था इस पुस्तक के 2 खंडों में इन्होंने लिखा, 2-3 खंडों में। पहले खंड का प्रकाशन 1882 में हुआ, दूसरे खंड का प्रकाशन 1891 में हुआ था, ठीक है। पहले खंड में इन्होंने बात किया था कि इतिहास पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, और दूसरे खंड में इन्होंने बात किया था कि जनसंख्या का वितरण, संकेंद्रण, इन सारे मानवीय पक्षों पर आप कह सकते हैं, दूसरे खंड में उन्होंने बातचीत किया था। रेटजल को निश्चयवादी विचारधारा का समर्थक या फिर आप कह सकते हैं प्रतिपादक भी कह सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इन सब को हमें अलग से पढ़ना ही है। निश्चयवाद, निश्चयवाद का अर्थ ये होगा प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति के साथ, प्रकृति को सर्वे सर्वा मानते हो, अर्थात कि मनुष्य प्रकृति का दास है, नेचर का दास है, जैसा प्रकृति चाहता है मनुष्य वैसा रहता है। इस विचारधारा के प्रतिपादक या समर्थक रेटजल रहे हैं, ठीक है। ये डार्विन थ्योरी से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसीज, जो डार्विनवाद भी हम पढ़ेंगे, वहाँ इनके बारे में और भी बात करेंगे, ठीक है। उत्तरजीविता का जो सिद्धांत होता है, तो उससे ये प्रभावित थे। हालांकि डार्विन ने तो जीवों के विकास पे अपना सिद्धांत दिया था,
ये जीवों के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये मानवीय विकास की बात कर रहे हैं, जो प्रकृति के संरक्षण में मानव का विकास, इस पे इन्होंने अपनी बात कही। इसलिए इनकी जो विचारधारा है उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक डार्विनीकरण बोलते हैं। समाज के विकास में डार्विन का क्या कॉन्सेप्ट जो है, उत्तरजीविता का सिद्धांत, वो जैसे लागू हो उसी को बोलते हैं सामाजिक डार्विनीकरण। ठीक है। आधुनिक राजनीतिक भूगोल का पिता इनको कहते हैं, आधुनिक राजनीतिक भूगोल का पिता। यानी वर्तमान में जो राजनीतिक भूगोल हम लोग पढ़ते हैं उसके पितामह कहे जाते हैं रेटजल। राजनीतिक भूगोल के पिता माने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने राजनीतिक भूगोल नाम की पुस्तक भी लिखी थी 1897 में। राजनीतिक भूगोल 1897 में रेटजल की पुस्तक रही है। ठीक है। इनकी मान्यता क्या थी कि अधिक शक्तिशाली राज्य को कमज़ोर राज्यों पर या कमज़ोर पड़ोसी राज्य पर क्या करना है, शासन करने का पूरा अधिकार है। यानी अगर कोई कमज़ोर है पड़ोसी आपका तो फिर आप उस पर कब्जा कर लीजिए, क्योंकि जो वहाँ की जनता है उसे एक अच्छे शासक और एक मजबूत राजा की ज़रूरत होती है, एक कमज़ोर राजा की नहीं। क्योंकि कमज़ोर राजा की जो नीतियाँ होंगी वो भी कमज़ोर होंगी, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो भी कमज़ोर होगा। तो राजा की कमज़ोरी की वजह से प्रजा क्यों तकलीफ़ में रहे। ठीक है। ये इनकी सोच थी कि अगर पड़ोसी कमज़ोर है तो आप चढ़ाई कर दो। ठीक है। इनके समय में एक द्वैतवाद की उत्पत्ति हुई थी, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। इसमें जो द्वैतवाद है, डुअलिज्म, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इनके बाद में एक नाम आता है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का। ठीक है। बड़ा फेमस नाम है। अपने समय की एकमात्र महिला भूगोलवेत्ता थी 1863 से 1932। ये एकमात्र महिला भूगोलवेत्ता थी उस समय की। और सबसे बड़ी बात कि ये रेटजल की शिष्या थी, रेटजल की शिष्या रही हैं और अपने समय की पहली या एकमात्र महिला भूगोलवेत्ता थी। ठीक है। इनके कुछ लेख हैं, जैसे अमेरिकन इतिहास में ऑपरेशन अवरोध, ऑपरेशन बैरियर इन अमेरिकन हिस्ट्री, पूर्वी केंटकी के उच्च प्रदेश, इस तरह के इनके बहुत सारे लेख छपते थे उस समय। इनकी जो प्रथम पुस्तक थी उसका नाम था अमेरिकी इतिहास अपनी भौगोलिक दशाओं में। इनकी पुस्तक का नाम है अमेरिकी इतिहास अपनी भौगोलिक दशाओं में। ठीक है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये मैच करने के लिए, मिलाने के लिए आया था। इसमें भौगोलिक वातावरण के प्रभावों पे बात इन्होंने किया था। ठीक है। देखिए, रेटजल की अगर शिष्या हैं तो ये सुनिश्चित है कि प्रकृतिवादी होंगी, निश्चयवाद के समर्थन में ये जो भी इनकी किताबें होंगी, पुस्तकें, उसमें जो इन्होंने व्याख्या किया होगा वो कहीं ना कहीं प्रकृति के संदर्भ में, कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। ठीक है। इनका एक और पुस्तक थी भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। ठीक है। प्राचीन इतिहास से इसका संबंध, इतनी लंबी पुस्तक है, प्राचीन इतिहास से इसका संबंध। इनकी दो पुस्तकें आप ध्यान में रखिएगा। रेटजल की शिष्या हैं, निश्चयवाद जो विचारधारा उसकी समर्थक, निश्चयवाद की कट्टर समर्थक कह सकते हैं आप। ठीक है। इनके बाद में एक नाम आता है एल्सवर्थ हटिंगटन की। एल्सवर्थ हटिंगटन, इनका जो समय रहा है 1876 से 1947। ये डेविस का नाम आप अच्छे से जानते होंगे, उनके शिष्य थे। ठीक है। ये डेविस के शिष्य थे और ये भी निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक, निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक
कट्टर समर्थक थे, मतलब कि कोई इनकी बातों को काट नहीं सकता था, इतने सारे तर्क होते थे इनके पास। 1907 में एशिया की स्पंद, ये पुस्तक का नाम एग्जाम में आया हुआ है, एशिया की स्पंद इन्होंने लिखी थी, एशिया की स्पंद या धड़कन, ठीक है, या फिर पल्स ऑफ एशिया कह सकते हैं आप, द पल्स ऑफ एशिया, मतलब एशिया की धड़कन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये किताब का नाम आ चुका, 2-3 बार लगभग आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। 1914 में सभ्यता और जलवायु नामक लेख को इन्होंने प्रकाशित किया। मानव भूगोल के सिद्धांत इनकी सबसे फेमस पुस्तक रही है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत, ये भी किताब का नाम एग्जाम में आ चुका है। इनके बारे में और भी जानकारी हम निश्चयवाद की विचारधारा में जब बात करेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में और इन सब के बारे में बातें हम वहाँ पे और भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इतना ध्यान रखिए कि जो एग्ज़ाम में आपके यूजीसी नेट में सीधा क्वेश्चंस आ जाना है और वहाँ आप सॉल्व कर लें, ठीक है। बाकी समझ के लिए, जानकारी के लिए तो और क्लासेज होंगी बाद में, वहाँ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। एक नाम, अब ये सब तो निश्चयवादी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, यानी प्रकृति ही सब कुछ है, लेकिन एक नाम और है भूगोल में जो ये कहता है कि प्रकृति मतलब कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो सब क्या है, मानव है। तो नाम पॉल विडाल डी ला ब्लास, पॉल विडाल डी ला ब्लास, ये फ्रांस से संबंध रखते हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। तो जर्मनी में के भूगोल के विकास में बहुत सारे विद्वानों ने योगदान दिया। अब ध्यान दें कि जर्मनी में बहुत सारे भूगोलवेत्ता रहे, लेकिन फ्रांस में एकमात्र भूगोलवेत्ता नाम पॉल विडाल डी ला ब्लास, ठीक है, 1845 से 1918। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संभववाद की जो विचारधारा है उसके प्रतिपादक हैं ये, संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक। इन्होंने कहा कि भैया प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, मानव सब कुछ है, प्रकृति के बस में कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने पर्वत बनाया था ताकि मानव इस पार से उस पार ना जा सके, मानव ने हवाई जहाज बना दिया, अब जा रहे हैं उड़ के आराम से, तो प्रकृति ने कहाँ रोक पाया हमको, ऐसी सोच इनकी थी। तो फ्रांस में अगर भूगोल का जो विकास हुआ उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं पर्सन को जाता है, और ये संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक रहे हैं। संभववाद विचारधारा कहती है कि सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है मानव द्वारा, ठीक है। यह आप ध्यान में रखिए। भौगोलिक चिंतन या भौगोलिक विकास क्रम में कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम, विद्वानों के नाम जो मैंने आपसे चर्चा किया है, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं एग्जाम में, आप ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित दूसरा पार्ट जो होगा जिसमें हम कुछ संभववाद, निश्चयवाद और कुछ मात्रात्मक क्रांतियाँ हैं, द्वैतवाद है, इन सब पे बातें हम बाद में करेंगे।